बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे तलब की लचक की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में दो मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, कुल खर्च का तरीका और फ्लक्स मेथड या फीसद तनासुब का तरीका। तलब की लचक की पैमाइश के लिए आज हम देखेंगे थर्ड मेथड, उसको कहते हैं तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला। इसमें हम दो तरह के फार्मूलाज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉसी लचक का फार्मूला। अब कॉसी लचक का फार्मूला अप्लाई करना है या नुक्ते लचक का फार्मूला, ये डिपेंड करता है कि ख़त तलब जो है उसकी शक्ल क्या है। हमारे पास डायग्राम में जो ख़त तलब मौजूद है इसकी शक्ल जो है वो कॉस से मिलती जुलती है। तो ऐसी सूरत हाल जब ख़त तलब जो है वो कॉस की शक्ल का हो तो उसमें दो नुकात हमारे पास हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये दोनों नुकात एक दूसरे से वाज़े फासले पर वाक़ई हैं। ऐसी सूरत हाल जब ख़त तलब पर वाक़ई दो नुकात के दरमियान वाज़े फासला मौजूद हो तो उनके दरमियान तलब की लचक की पैमाइश के लिए हम कॉसी लचक का फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। अब कॉसी लचक का फार्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 प्लस Q1 ओवर P2 माइनस P1 ओवर P2 प्लस P1। अब फार्मूले में हमें चार वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए होंगी। गोशवारा लेते हैं। गोशवारे में हमारे पास कीमत का कॉलम और तलब का कॉलम। इसमें हमारे पास बुनियादी कीमत है 20 और तब्दील शुदा कीमत है 25। बुनियादी तलब है 10 और तब्दील शुदा तलब है 8। अब हमारे पास चार वैल्यूज़ आ गई। P1 इज इक्वल टू 20, P2 इज इक्वल टू 25, Q1 इज इक्वल टू 10, Q2 इज इक्वल टू 8। फार्मूला में रिक्वायर्ड चारों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इनको हम फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को जब पुट किया और इनको सॉल्व किया है तो एंड में हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1। अब -1 जो है ये हमारे पास तलब की लचक की पैमाइश जब हमने की है तो हमारे पास आंसर आया है -1। इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि तलब की कॉसी लचक जो है वो इकाई के बराबर है। अब आप कहेंगे कि -1 जो है वो तो 0 से भी कम होता है, तो हम कैसे कहेंगे कि तलब की लचक इकाई के बराबर है? तलब की लचक को जब भी हम मेजर करते हैं हम माइनस का साइन इग्नोर कर देते हैं। माइनस का साइन क्यों आता है इसके साथ? इस वजह से कि ख़त तलब का झुकाव जो है वो मनफी होता है। कीमत और तलब का आपस में रिलेशनशिप मनफी है, इसलिए इलास्टिसिटी के साथ माइनस का साइन आता है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ये है कॉसी लचक का फार्मूला, उसको हमने अप्लाई किया, वैल्यूज़ रख के हमने उसको सॉल्व किया। और नेक्स्ट जो है वो है नुक्ते लचक का फार्मूला। उसके लिए हम नेक्स्ट डायग्राम जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है नुक्ते लचक का फार्मूला। नुक्ते लचक का फार्मूला हम ऐसी सूरत में अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डिमांड कर्व जो है उस पे वाक़ई दो नुकात जिनके दरमियान हम तलब की लचक मेजर करना चाहते हैं वो दो नुकात एक दूसरे के इंतहाई क्लोज वाक़या हों, एक दूसरे के बहुत करीब वाक़या हों, तो उनके दरमियान लचक की पैमाइश के लिए हम नुक्ते लचक का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब नुक्ते लचक का फार्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर Q ओवर डेल्टा P ओवर P, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाइड P ओवर Q। अब इसमें हम देखते हैं कि P और डेल्टा P, Q डेल्टा Q हमें ये 4 वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। हमारे पास गोशवारा मौजूद है। इसमें हमारे पास बुनियादी कीमत है 2 और नई कीमत हमारे पास है 2.01। अब नई और पुरानी कीमत के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डेल्टा P। अब डेल्टा P जो है ये हमने किस तरह निकाला?
ये हमने ओल्ड प्राइस में से न्यू प्राइस को जब हमने माइनस किया तो जो आंसर हमारे पास आ गया वो है डेल्टा टी। तलब है हमारे पास 400 और नई तलब है हमारे पास 398। अब हमें डेल्टा क्यू मालूम करना है। डेल्टा क्यू मालूम करने का फार्मूला भी वही है, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया है 2। अब ये चारों वैल्यूज़ जो हमें फार्मूला में पुट करनी है वो हमारे पास मौजूद है। अब इन वैल्यूज़ को हमने नुक्ते लचक के फार्मूला में जब पुट किया है, उसको सॉल्व किया है हमने, तो एंड रिजल्ट हमारे पास ये आया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1 या इकाई के बराबर। अब आपके वाज़ेह हो गया कि कॉसी लचक का फार्मूला कब अप्लाई होता है, किस तरह से हम उसको उसमें मालूम करते हैं लचक को। नुक्ते लचक का फार्मूला कब अप्लाई होता है और हम उसमें फार्मूला में वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे रखते हैं। बहरहाल आपसे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन अगर इस सिलसिले में आता है तो वो क्लियर कट पे लिखा होगा कि नुक्ते लचक का फार्मूला अप्लाई करें या कॉसी लचक का फार्मूला अप्लाई करें और ये दी हुई वैल्यूज़ की मदद से तलब की लचक मालूम करें। एग्ज़ाम में आपको क्लियर कट मेंशन होता है कि आपने नुक्ते लचक का तरीका इस्तेमाल करना है या कॉसी लचक का तरीका, और आपको वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होती हैं और आपने उनको जस्ट फार्मूला में पुट करना होता है और आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके क्लियर हो गया। अब हमारा जो लास्ट वन मेथड है वो है ज्योमेट्रिक मेथड। लचक की पैमाइश जो है वो ज्योमेट्रिक मेथड से भी हो सकती है, वो हम देखते हैं। तब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड की मदद से हम एक खते तलब पर लचक को किस तरह मेजर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास डिमांड कर्व है डी के हमारे पास एक मुस्तकीम खते तलब है। इस पे 3 मुख्तलिफ नुकात हम लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट एम और पॉइंट बी। इन तीनों नुकात पे तलब की लचक जो है वो मुख्तलिफ होगी। अब सूरत हाल ये है कि ज्योमेट्रिक मेथड के मुताबिक जो मिड पॉइंट होता है, डिमांड कर्व का जो मिड पॉइंट होता है, वहाँ पे इलास्टिसिटी हमेशा इकाई के बराबर होती है। और हर वो नुक्ता जो मिड पॉइंट से नीचे वाक़या होता है, एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए मिड पॉइंट से नीचे जो नुक्ता वाक़या होता है उस पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। पॉइंट बी हमने इसको इसलिए नाम दिया है कि ये बिलो है, मिड पॉइंट से बिलो है। तो जितने भी नुकात एम से नीचे वाक़या होंगे उन सब पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ चले जाएं, वाई महवर की तरफ, जितने नुकात एम से ऊपर वाक़या होंगे उन सब पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसा क्यों होगा? ज्योमेट्रिक मेथड की मदद से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज हम पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी मेजर करना चाहते हैं। एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा डी। अब आप देखें कि हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन में डिमांड पर डी। इसमें हम देखते हैं कि ये एरिया हमारा जो है ए ये दिखा रहा है डेल्टा क्यू, और ए बी एरिया जो है ये दिखा रहा है डेल्टा डी। ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा डी। अब इसमें ए के ओवर ए डी हमने ये एरिया जो है इसको हाई वैल्यू असाइन की। सपोज ये फुल खत जो है ये 10 है, इसकी वैल्यू 10। इसमें से ये एरिया जो है हमने इसको वैल्यू असाइन की 6। ये होल एरिया जो है ये 9 है, इसमें से हमने ए के को वैल्यू असाइन की 6 और रिमेनिंग एरिया हमारा ए बी है, इसको हमने वैल्यू असाइन की 3। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पॉइंट ए पर तलब की लचक है इकाई से ज़्यादा, क्योंकि लचक है हमारे पास 2। इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं पॉइंट एम पे तलब की लचक क्या होगी, पॉइंट बी पे तलब की लचक क्या होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें वैल्यूज़ रख के मालूम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया है। जितने भी हमने मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं आप पे क्लियर हो गए हैं।
तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात है। थैंक यू।